2024 और 25 का जो कहना चाहिए रीट के आयोजन का एक आगाज़ हुआ है। इसके लिए तो मैं उन सभी शिक्षक साथियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि एक बार पुनः जो एक अवसर मिला है जिसमें आप सभी लोग अपने शिक्षक बनने के स्वप्न को पूर्ण कर पाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान सरकार की तरफ से यानी कि भर्ती आयोग की तरफ से एक नवीन घोषणा हम सब लोग पिछले एक दिन से सुन रहे हैं। यानी कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो होती है उसके लिए एक पात्रता परीक्षा हम लोगों को पास करनी होती है। जैसे कि सेंटर की जो सर्विसेज होती है, शिक्षक की भर्ती आती है, उसके लिए हम CTET का एग्ज़ाम देते हैं। वैसे ही राजस्थान में रीट की परीक्षा होती है और जो कि पिछले 2 वर्ष पहले 2022 में रीट की परीक्षा हुई थी और पुनः 2024 और 25 का जो कहना चाहिए रीट के आयोजन का एक आगाज़ हुआ है। इसके लिए तो मैं उन सभी शिक्षक साथियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि एक बार पुनः जो एक अवसर मिला है जिसमें आप सभी लोग अपने शिक्षक बनने के स्वप्न को पूर्ण कर पाएंगे। दोस्तों, रीट की परीक्षा जो 2024-25 का एक सिनेरियो यदि हम लोग देखते हैं कि इसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा और ये कैसे परीक्षा आयोजित होगी, और उन लोगों को, उन विद्यार्थियों को थोड़ा गंभीरता से इस विषय पर चिंतन करना होगा जो अभी अपना प्रशिक्षण पूर्ण करके आए हैं और जो पहली बार रीट की परीक्षा में शामिल होंगे और इस पात्रता को पात्रता को प्राप्त करना चाहेगा। देखिए, पात्रता क्या होती है, यानी कि मैं तृतीय श्रेणी शिक्षक, जिसे अपन 3rd ग्रेड शिक्षक की बात करते हैं, कक्षा 1 से 5 के लिए और कक्षा 6 से 8 के लिए, इसी को ही हम लोग कहना चाहिए लेवल के हिसाब से देख लेते हैं। जो लेवल फर्स्ट कहलाता है साथियों, वह कक्षा 1 से 5 का शिक्षक बनता है और जो लेवल 2 कहलाता है रेट में, वो कक्षा 6 से 8 का शिक्षक बनता है। और जो L1 की तैयारी करने वाले साथी होते हैं, ये लोग BSTC परीक्षा पास करके आते हैं और जो लेवल 2 की तैयारी करते हैं, ये साथी अपना B.Ed का कोर्स कंप्लीट करके आते हैं, चाहे वो 4 ईयर कोर्स करके आए हैं या फिर कहें कि अपना ग्रेजुएशन पूर्ण करके 2 ईयर कोर्स करके आए होते हैं। साथियों, ये जो परीक्षा है इसे इस रूप से महत्वपूर्ण लेना चाहिए कि तृतीय श्रेणी शिक्षक की जो परीक्षा होती है, जिसे मैन रीट के नाम से विद्यार्थी कहते हैं, उस परीक्षा की पात्रता यही है। यानी कि इस परीक्षा को पास करके हम उस प्रमाण पत्र को प्राप्त कर लेते हैं जिसके माध्यम से अगली परीक्षा की योग्यता प्राप्त होती है। तो कुल मिलाकर के ये एक कहना चाहिए प्री परीक्षा के रूप में भी है और एक हर्डल भी है, एक बैरिकेड भी है जिसको पार किया जाना हर एक शिक्षक के लिए जरूरी होता है। तो साथियों, पिछले पैटर्न को अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी 150 प्रश्न और 150 अंक हमारे सामने आते हैं, यानी एक प्रश्न 1 अंक का हमारे सामने आता है और ये करीबन 4 भागों में विभक्त रहता है। तो साथियों, देखिए, एक बार थोड़ा सा इसका हम वर्गीकरण कर लेते हैं। नंबर 1 पर लेना चाहिए हमको बाल विकास के रूप में देखना चाहिए, जिसे हम पैडागॉजी के नाम से देखते हैं। साथियों, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। आपको कभी ऐसा लगता होगा कि ये जो B.Ed और STC की जो हम प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, शिक्षक के लिए क्यों ज़रूरी है? एक शिक्षक को ये समझना होता है कि मेरे सामने जो बालक बैठा है, मैं उसके मानसिक विकास को समझूं और फिर उसका मानसिक विकास करूं और उस विकास को कैसे किया जाए, कौन कौन सी खास बात हम लोगों को समझनी होती है। इस दृष्टि से ये बिंदु हम लोगों के प्रशिक्षण में ही होता है। यानी कि 30 प्रश्न और 30 अंक यहाँ कहना चाहिए। एक और विषय कहना चाहिए कि आगे का जो पूरा पाठ्यक्रम बनता है वो इसी बिंदु को लेकर के चलता है। और कुछ शिक्षक साथियों का ये जो शिक्षण बिंदु होता है, दोनों लेवल के लिए मैं बात कर रहा हूं, यदि जितना अच्छा इस बिंदु को पढ़ा जाता है उतना ही अगला पाठ्यक्रम उसके हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिएगा, भाषा 1, भाषा फर्स्ट के रूप में, चूंकि मैं राजस्थान से यदि बात करता हूं या पूरे उत्तर भारत की बात करते हैं तो हम लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी होती है साथियों, तो यहाँ गलती नहीं करनी है। तो हमारी जो भाषा प्रथम होती है और प्रथम जो भाषा होती है उसे हम मातृभाषा के नाम से जानते हैं और उसी में हम बातचीत करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, दोनों लेवल की बात करते हैं, तो यहाँ हम लोग हिंदी
को है ज़्यादा कहना चाहिए अधिक विद्यार्थी उसमें रुचि लेते हैं और उसी को ही अपना माध्यम बनाते हैं। कुछ साथी इंग्लिश मीडियम से पढ़कर आए होते हैं तो वो अंग्रेजी भी यहाँ ले सकते हैं। और सेकेंड लैंग्वेज के रूप में अधिकतम साथियों के लिए भाषा कहें तो संस्कृत होती है और कुछ साथियों के लिए द्वितीय भाषा के रूप में जो है अंग्रेजी भी हो सकती है। और कुछ साथी ऐसे भी हो सकते हैं जिनके लिए राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो 6 भाषाओं में से और भी कोई भाषा हो सकती है, जैसे पंजाबी हो सकती है या उर्दू हो सकती है, सिंधी हो सकती है। तो साथियों ये बिंदु हमारे सामने आता है जहाँ पर 30 अंक और 30 प्रश्नों का मैटर इसमें रहता है। लेकिन यहाँ एक बात हम ये भी कहना चाहेंगे साथियों कि ये जो 30 अंक का जो मैटर बनता है या 60 अंक का जो भाषा का बिंदु बनता है, इसे कई साथी बड़े अजीब तरीके से बात करते हैं कि विषय के प्रश्न आएंगे और साथ में शिक्षण विधि के प्रश्न आएंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, किसी भाषा की शिक्षण विधि नहीं होती है, उस भाषा का शिक्षण होता है। यानी कि भाषा शिक्षण के जो बिंदु होते हैं उसमें से एक बिंदु मेथड होता है या एक बिंदु उसमें शिक्षण विधि के रूप में होता है। तो इस बात को बड़ी गंभीरता से देखिएगा, न केवल भाषा शिक्षण विधि, कंप्लीटली भाषा शिक्षण जिसमें उसकी पूरी पाठ्यचर्या को सम्मिलित करना चाहिए। और एनसीएफ देखिए, बहुत अच्छा शब्द मैं आपके सामने आज ही से बोलना शुरू कर देता हूं कि एनसीएफ जो होता है वो पहले 2005 चलता था, अब एनसीएफ 2022 है। तो हमें पेडागोजी को भी एनईपी 2020 एनसीएफ 2022 के अकॉर्डिंग तैयार करना है। फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज, हमारी पहली भाषा और दूसरी भाषा की बात करते हैं तो उसे भी हमें एनईपी 2020 और एनसीएफ 2022 के अकॉर्डिंग तैयार करना है, ताकि हम हमारे उस भाषा के व्याकरण के साथ साथ उस भाषा का जो भाषा शिक्षण विषय है उसको तैयार करें। यानी कि कुल मिलाकर के अगर हिंदी भाषा की बात की जाए तो करीबन 15 प्रश्न हिंदी व्याकरण के और 15 प्रश्न जो है साथियों भाषा शिक्षण से संबंधित होते हैं। और ऐसी स्थिति में हमें जब इस बिंदु को तैयार करना होता है तो साथियों केवल और केवल किसी एक गाइड के माध्यम से कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर के आप मेरा इशारा समझ सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और किस तरीके से आप जो ये 3 माह का एक समय मिल रहा है, वैसे तो कहा जाए तो 90 से 100 दिन का समय कम नहीं होता है, बहुत कुछ समय आपके पास है। और उन साथियों के लिए जिनकी तैयारी मान लीजिए आज से शुरू होती तो उनके लिए समय कोई ज़्यादा भी नहीं है, तो आप तैयारी समय पर शुरू करेंगे। साथियों अंतिम जो बिंदु मैं यहाँ पर आपके सामने ला रहा हूँ ये 60 अंक का हमारे सामने आता है। लेवल फर्स्ट की बात की जाए तो इसमें गणित और पर्यावरण, जिसे ईवीएस के नाम से जानते हैं, यह कक्षा 1 से 5 के लेवल के अकॉर्डिंग हमारे सामने आता है। देखिए एक बात को जरा गंभीरता से लीजिए, शिक्षक तैयार हो रहे हैं 1 से 5 का, लेकिन उस विषय की तैयारी 10th लेवल तक के पाठ्यक्रम की करनी होती है। तो आप समझ जाएंगे गणित किस लेवल का पढ़ना है और ईवीएस वाला बिंदु आपको किस लेवल तक तैयार करना है। सिलेबस कंप्लीटली जो है हमारे सामने होता है और उस कंप्लीटली सिलेबस में एक एक बिंदु जो होता है उसे आधारभूत प्रामाणिक पुस्तकों के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। आज अभी अपन ये भी बात करेंगे कि हमें कौन कौन सी पुस्तक विशेष रूप से देखनी चाहिए। दोस्तों दूसरी बात, यदि लेवल 2 की बात करते हैं तो ये 60 नंबर का बिंदु है जो है, यदि हम लोग साइंस मैथ्स की बात करें यानी कि हम गणित और विज्ञान के विद्यार्थियों की बात करें तो पाठ्यक्रम अलग होगा, और यदि कला के विद्यार्थी हैं यानी कि वे आर्ट्स के विषय के हैं तो उनके लिए विषय अलग रहेगा, यानी इसे हम एसएसटी का विषय कहेंगे। ये जो 60 नंबर का बिंदु होता है इसमें भी करीबन 50 प्रश्न जो होते हैं विषय से संबंधित रहेंगे और करीबन 10 से 15 प्रश्न जो हैं साथियों उसके शिक्षण से संबंधित रहेंगे, जिसे कतिपय शिक्षक साथी केवल और केवल शिक्षण विधि के नाम से संबोधित करते हैं। मुझे इस बात से बड़ी आपत्ति रहती है दोस्तों, और मैं ये कहना चाहता हूं कि उसमें केवल शिक्षण विधि न जोड़ें, उसका शिक्षण जोड़ें। और जब शिक्षण जोड़ते हैं तो उस विषय की पुस्तक कैसी रहेगी, यानी उसके पाठ्यक्रम का कंटेंट क्या रहेगा, पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, सहायक सामग्री क्या रहेगी, मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण क्या होगा और निदानात्मक परीक्षण क्या होगा, ऐसी अनेक सारी चीज़ें जो है इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित होती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों यदि हम इस विषय पर बात करें तो आने वाला जो हमारा ये बिंदु है, रीट की जो परीक्षा यदि समय पर हो जाती है जैसे घोषणा की गई है, तो कहना चाहिए कि नवंबर में हमारे फॉर्म फिल होंगे
और जनवरी 2025 में कहना चाहिए जो हमारा सेकंड जो कहते हैं कि सप्ताह के बाद का बिंदु जो आएगा समय कहें कि 15 जनवरी से लगाकर 30 जनवरी तक का एक टाइम दिया है और अखबारों में तो इसकी 20 तारीख भी हमारे सामने आई थी। तो कुल मिलाकर के जो दूसरा हाफ बनेगा या सेकंड पक्ष बनेगा उसमें ये परीक्षा संभावित है। तिथि देखिए, संभावित का मतलब होता है कि इस तिथि से पहले नहीं होगी, हो सकता है कुछ दिन और भी लग जाए, लेकिन हमें तैयारी इस तारीख को लेकर के ही करनी चाहिए। दोस्तों, जब हम तैयारी करते हैं तो कुछ शिक्षक साथी कहते हैं कि 10 घंटे पढ़ना चाहिए, 12 घंटे पढ़ना चाहिए। ये 10-12 घंटे बिंदु कहीं काम नहीं करता है। ये कोई खेत में हल जोतना नहीं है कि हम उसकी निराई गुड़ाई कर रहे हैं और हमने इतने घंटे तक ट्रैक्टर चला दिया या हल से हमने जुताई कर ली इसलिए हमारे काम ज़्यादा हो गया। ये काम को सल्टाने वाला बिंदु नहीं है, ये सीखने वाला बिंदु होता है और सीखने वाले बिंदु में यहाँ हठ योग से कोई मतलब नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के साथियों, जिसकी समझ, जिसका आईक्यू अच्छा होता है वो 4 से 5 घंटे भी पढ़ करके अपने उस पूरे पाठ्यक्रम का एक अच्छे से टाइम शेड्यूल तैयार कर सकता है और उसको अच्छे से पढ़ सकता है। और हो सकता है कुछ साथी ऐसे हैं जिनके पास पूरा दिन रहता है तो वो 10-12 घंटे भी अगर अध्ययन करते हैं तो एक अच्छी बात मानी जा सकती है। दोस्तों, अब यदि हम लोग पाठ्य क्रम की बात करें और इस पाठ्यक्रम का जो हमारा विषय सामग्री जो है, इस विषय सामग्री को हम कैसे प्राप्त करें, तो साथियों ध्यान रखिएगा, परीक्षा का आयोजन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कर रहा है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्कूल में ही आप शिक्षक लगने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसी परीक्षा को आप पास कर रहे हैं। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसे RBSE के नाम से चलते हैं, जहां आज CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग NCERT का पाठ्यक्रम हम लोग स्कूलों में जो है एडप्ट कर चुके हैं, हम उस पाठ्यक्रम को ले चुके हैं। तो उस पाठ्यक्रम के आधार पर जिस विषय की हम तैयारी कर रहे हैं, जिस भाषा की हम तैयारी कर रहे हैं, उससे संबंधित पुस्तकें हमको पढ़नी चाहिए, वैसा ही व्याकरण पढ़ना चाहिए। और उन पुस्तकों को जब हम देखें तो उसके आरंभ में शिक्षकों के लिए क्या दे रखा है और शिक्षकों को कौन सा पाठ किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, किस मेथड और किस शिक्षण तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए, ये पूरी जानकारी जो है इन पुस्तकों में बड़ी अच्छे से दे रखी होती है। उसको आधार बनाकर को हमें आगे बढ़ना चाहिए। और कुल मिलाकर के जैसे मान लीजिए मैं हिंदी का शिक्षक एक ये कहना चाहूँ कि सर हिंदी व्याकरण को हम कैसे पढ़ें, तो मैं ये कहूँगा कि हिंदी व्याकरण के लिए अपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पाठ्य पुस्तकें चलती है, जो NCERT के सिलेबस को लेकर के चलती है, उस लेवल की तैयारी करनी चाहिए, उसी बिंदु को पढ़ना चाहिए। और साथियों, चूंकि इस 10th लेवल तक का जो पाठ्यक्रम है, इसके साथ आए हुए जो प्रश्न है पुराने प्रश्न पत्र, उसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ इस तरीके की बात हुई कि भाई हम लोगों को कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन सा बिंदु किस तरीके से रहेगा। उन लोगों को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए इस परीक्षा को, जो प्रथम बार यानी कि पहली बार इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। और अब एक बिंदु ये बनता है, बहुत सारे विद्यार्थियों की फ़ोन कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, काफ़ी समय से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो है हमने क्लास बंद कर रखी थी कि सर जो है ये हिंदी का विषय आप पुनः एक बार हमारे सामने लाएं और हम लोगों को पढ़ाएं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि प्लेटफॉर्म पर हम पुनः जो है निरंतरता बनाए हुए आपके साथ जुड़े रहेंगे, विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने का प्रयास करेंगे, अच्छी सामग्री उनके सामने लाने का मैं प्रयास करूँगा। और साथ ही साथ हिंदी व्याकरण का जो कहना चाहिए बिंदु है और हिंदी शिक्षण से संबंधित जो सामग्री है, अपनी इसी चैनल पर आपको इस 3 महीने के दौरान लगातार जो है अधिकतम शिक्षण करवाने का प्रयास मेरा रहेगा। और इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे। और पुनः एक बार साथियों, चूंकि ये नवरात्रा का आज अष्टमी का दिन है, आप सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूं और आपको एक बार पुनः इस बात के लिए सचेत करता हूं कि यदि आप 3 महीने भी पूर्ण मनोयोग के साथ अध्ययन करते हैं तो आपका भविष्य सुनहरा हो सकता है। और आगे जब इस परीक्षा को आप पास कर लेंगे और मुख्य परीक्षा में आप सम्मिलित होंगे तो साथियों यह तैयारी उस तैयारी के लिए भी एक प्रकार से आपका सेमीफाइनल है, आपके लिए उसकी पूर्व तैयारी है। ये एक पूर्व अघोषित उस युद्ध की तैयारी है जो आपको जीवन में सफल बनाएगी, आपको एक शिक्षक के रूप में सामने लेकर के आएगी। तो आपका समय व्यर्थ नहीं जाए और समय पर आप उसकी तैयारी में लग जाएं, इसी उम्मीद के साथ में नमस्कार, धन्यवाद।